कनेक्शन में एक खास कंपनी की हमारे साथ आज होंगी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेगमनी फिनकैम। उनके टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ होंगे। खास बातचीत के लिए कंपनी के सीएमडी मौलिक पटेल हमसे जुड़ेंगे। बात होगी सीपीवीसी कीमतें और साथ ही उनके जो जेनरिक बिजनेसेस हैं उस पर मैनेजमेंट का क्या व्यू है, क्या ग्रोथ प्लान्स है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक वेरी क्विक व्यू मौलिक आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आपकी कंपनी के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें, क्योंकि मेगमनी फिनकैम कंपनी लगभग अब से 15 साल पहले 2007 प्रिसाइज में स्टैब्लिश हुई और कई सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल है। थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स है। क्लोरो एल्कली प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स का कारोबार करती है और गुजरात के दहेज में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और कंपनी के पास लगभग 850 से ज्यादा कर्मचारी भी हैं। तो हमारे साथ मौलिक पटेल हैं। मौलिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। और आपसे एक कैंडिड चैट चाहेंगे जहां पर आप अपनी कंपनी के बारे में बता पाएं, ताकि आपके शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, उनका कॉन्फिडेंस आपके ग्रोथ प्लान्स को लेकर और अग्रेसिव हो। पहली बात तो सबसे पहले, क्योंकि इस वक्त हम जो देख रहे हैं, एक बड़ा कंसर्न जो सारे ग्लोबली सभी मार्केट्स के लिए था, सभी सेक्टर और स्पेसिस के लिए था, वो था राइजिंग इनपुट कॉस्ट। लेकिन फिलहाल जो केमिकल स्पेस में है वहां पर तो गिरावट देखने को मिल रही है। क्या आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस भी नीचे आए हैं, और अगर आए हैं तो क्या आप किसी तरह का प्राइस कट लेंगे? Good afternoon, Priyanka. I think it's a very difficult question to answer in current timings, where Europe अभी जो यूरोप है ना, जो फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ द गैस प्राइस इज वेरी हाई इन यूरोप एंड यूएस। तो ये जो गिरावट आने की शुरुआत हुई है बिकॉज ऑफ रिसेशन, जो सेंटिमेंट्स जो थोड़े नेगेटिव है, वो मोस्टली एशिया पैसिफिक में ज्यादा है। एंड बिकॉज ऑफ चाइना की वजह से, चाइना में भी लॉकडाउन है, उसकी वजह से लोकल डिमांड वहां कम हुई है, उसकी वजह से। बट इफ आप देखिए तो यूरोप एंड यूएस में ये गिरावट नहीं आई है, बिकॉज मेनली वहाँ मोस्ट ऑफ द केमिकल्स दे आर बेस्ड इन गैस बेस्ड केमिकल्स है। सो ऑयल रिलेटेड केमिकल्स में थोड़ी गिरावट ज्यादा दिख रही है अभी, एंड गैस बेस्ड केमिकल्स में अभी भी पकड़ सेम है जो पहले थी, ऐसी ही है। ओके, तो आप यानी आपको ज्यादा इफेक्ट यहाँ नहीं आया, आप बता रहे हैं। लेकिन आपके कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कुछ और बाय प्रोडक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। इनफैक्ट आपका सीपीवीसी रेजिन प्लांट, यहाँ प्रोडक्शन क्या शुरू हो गया है? क्या प्रोग्रेस है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? वॉल्यूम कब से पिकअप होने का यहाँ अनुमान लगाना चाहिए? हाँ, जो सीपीवीसी प्रोजेक्ट है जो हमने अभी कमीशन किया है, तो उसमें स्मॉलर वॉल्यूम से लेके बड़े वॉल्यूम तक पहुंचने के लिए 3 महीना लगेगा। सो अभी हमने ट्रायल सभी कंपनियों में चालू कर दिया है, पाइप्स एंड फिटिंग्स के लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ एंड छोटी कंपनियां हैं वहाँ भी। सो क्वार्टर थ्री में हम अपना ये सब ट्रायल सब खत्म हो जाने के बाद पूरा वॉल्यूम पे इम्प्रूव होगा क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स। क्वार्टर 3 में बढ़कर आई थिंक क्वार्टर 4 में एंड क्वार्टर 1 नेक्स्ट ईयर में हम लोग ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्लांट पे पहुंच जाएंगे सीपीवीसी की कैपेसिटी के हिसाब से। अंत तक आप बता रहे हैं कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन देखी जा सकती है, लेकिन आपके हम देख रहे थे कि आपने रेवेन्यू टारगेट्स भी काफी रॉबस्ट दिए हैं। FY27 तक आपने रेवेन्यू टारगेट्स जो दिए वो लगभग 5000 करोड़ तक के हैं। यानी अगर हर साल आपकी CAGR जो ग्रोथ देखी जा सकती हो वो 25% होगी। क्या आपको कॉन्फिडेंस देता है? क्या बड़े ड्राइवर्स होंगे ये ग्रोथ के, जिसके बल पर आप एक बड़ा टारगेट सेट कर पा रहे हैं रेवेन्यू का? सबसे बड़ा टारगेट है, हम जो फोकस करें वो डोमेस्टिक डिमांड जो इंडिया में जो इंक्रीज हो रही है उसके ऊपर। आप देखिए तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड केमिकल्स जो लास्ट 5 साल में जो बढ़े हैं, पेंट एंड कोटिंग्स रिलेटेड केमिकल्स जो लास्ट 5 साल में बढ़े हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स, लोग सोलर पैनल केमिकल्स हो या विंडमिल एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स हो, वो ज्यादा बढ़े हैं। तो हमने जो अभी रिसेंटली जो ECH प्रोजेक्ट चालू किया, उसमें काफी योगदान आई थिंक रिन्यूएबल एनर्जी विंडमिल सेक्टर से है। तो ग्लोबली अभी विंडमिल सेक्टर बिकॉज ऑफ एनर्जी प्राइसेस वेरी हाई है, गैस प्राइस वेरी हाई है, उसकी वजह से काफी डिमांड में है। सो ये सब सेक्टर्स हम लोग आग नेक्स्ट 5 इयर्स हमको लग रहा है कि ये काफी डिमांड में रहेंगे। सो एंड द सीपीवीसी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस है गवर्नमेंट का, और उसकी वजह से सीपीवीसी का भी डिमांड नेक्स्ट 5 साल में हम लोग फोरकास्ट करें कि 13 to 15% से इंक्रीज होगा नेक्स्ट 5 साल में। सो अभी जो 1,40,000 टन जो कंजम्पशन सीपीवीसी का है, वो करीबन आई थिंक हम लोग 1-2 साल में वी कैन एक्सपेक्ट इट विल रीच टू क्लोज टू 2 लाख टन कैपेसिटी इन इंडिया। राइट, तो ये एक बड़े ड्राइवर्स आपको लगते हैं। सीपीवीसी कैटेगरी की आपने बात करी। एक और आपका सेगमेंट है जिसमें आप फोरे करना चाहते हैं, क्लोरोट्यूलिन, एक नया केमिकल है जिसमें आप
फोरे करना चाहते हैं, इस सेगमेंट के कितने ग्रोथ पोटेंशियल आपको दिखते हैं? क्या यहाँ से मेजर रेवेन्यू ड्राइव हो सकते हैं? कौन से प्रोडक्ट्स और नए लॉन्च फेज में हैं अगले 2 से 3 साल के लिए? जैसे मैंने प्रियंका अभी जैसे मैंने बात किया कि लास्ट 5 साल में और 7 साल में जो चाइना का सिचुएशन जो चेंज हुआ है उसकी वजह से हम लोगों ने देखा होगा लास्ट 3-4 साल में काफी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज इन इंडिया में ग्रोथ हो रही है। सो एज अ सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द यूरोपियन एंड अमेरिकन सप्लायर्स काफी स्पेशलिटी कंपनियों को चांस मिला है बिकॉज ऑफ द चाइनीज सिचुएशन। तो ये सिचुएशन कंटिन्यू होने वाली है, बट अब आप देखिए तो उनके रॉ मटेरियल्स जो है ना अभी वी आर डिपेंड ऑन द चाइना एंड यूरोपियन पार्ट। तो हम लोग एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट दो सारे मॉलिक्यूल्स ला रहे हैं क्लोरोटोलिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स में, वो ये एग्रोकेमिकल के इंटरमीडिएट हो या फार्मास्यूटिकल के इंटरमीडिएट हो, जो अभी सारी कंपनियां जो डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड यूरोप है उनको रिप्लेस करेगी, जो हमारा फोकस है। और उसके लिए हम लोग R&D सेंटर भी अहमदाबाद के नजदीक हम पूरा खड़ा कर रहे हैं अभी। ऑलराइट, ठीक है। तो ये नए सेगमेंट पर एक डिटेल है। कुछ और कैपेक्स प्लान के बारे में आप बताएंगे, क्योंकि आप अगर नए प्रोडक्ट लॉन्च की आप बात कर रहे हैं तो फॉर श्योर कुछ कैपिटल्स भी, कुछ फंड्स भी आप इन्फ्यूज करने वाले होंगे, और ये फंडिंग होगी कैसे? हाँ, तो आप कैपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी हमने ECH जो कमीशन किया है, अभी CPVC कमीशन किया, अभी एक और हमारा कैपेक्स जो अभी पाइपलाइन में है अबाउट टू कंप्लीट, आई थिंक सितंबर में हम कंप्लीट करेंगे, जो कॉस्टिक सोडा का एक्सपेंशन है, जो ECH एंड CPVC का रॉ मटेरियल भी सप्लाई करता है। तो हमारा पूरा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो ये लास्ट कैपेक्स खत्म होने के बाद हम लोग काफी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल पे अभी काम कर रहे हैं। तो ये कैश फ्लो ये तीनों प्रोजेक्ट से चालू हो जाएंगे, देन विल स्टार्ट अनदर कैपेक्स इन द न्यू प्रोजेक्ट। ऑलराइट, मई ऑनवर्ड में एक अच्छी खासी ट्रैक्शन आपके स्टॉक में देखने को भी मिली है। इनफैक्ट हम देखें सिर्फ 1 महीने पहले 1200 के लेवल पर था, लगभग 300 रुपये का अप्रिसिएशन सिर्फ 1 महीने में, और अच्छा रिवॉर्ड करता है आपका स्टॉक। इसलिए भी व्यूअर्स का, इन्वेस्टर्स का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है इस स्टॉक में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें, या फिर सप्लाई चेन इश्यूज अगर आप यहाँ कुछ हाईलाइट करना चाहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई डिसरप्शन हुई है कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण, चाइना लॉकडाउन के कारण, क्या आपके लिए कोई सप्लाई डिसरप्शन रही है? हाँ, डेफिनेटली ये तो ग्लोबल सिचुएशन था, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, बट उसकी वजह से इंडिया को बेनिफिट भी मिला है। बिकॉज जो कंपनियां जो कंटिन्यूसली सिंगल सप्लायर पे डिपेंडेंट थी, उन लोगों को लगा कि अभी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटी मिलना चाहिए। सो ये सब डोमेस्टिक बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी हो या एग्रोकेमिकल कंपनी हो या जनरली एनी केमिकल कंपनी हो, पेंट्स कंपनी हो, उन लोगों का फोकस कंप्लीटली इंपोर्ट होता था, वो अभी ओनली और प्राइस फैक्टर पे था, वो शिफ्ट होके आई थिंक इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एडवांटेज मिलेगा, और विच विल हेल्प टू अभी आत्मनिर्भर भारत एंड जो PLI स्कीम आई है उसकी वजह से आई थिंक लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स विल एंटर इन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स। तो उसकी वजह से काफी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। तो हमारा जो इंपोर्ट का जो अभी बिल है केमिकल्स में काफी इंपोर्ट आ रहा है अभी, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग सोच रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है उसकी वजह से नेक्स्ट 5 इयर्स में काफी कम होने की संभावना भी है। राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मौलिक आज समय देने के लिए, और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेग मनी फिनकैम कंपनी के मैनेजमेंट CMD हमारे साथ मौलिक पटेल बात कर रहे थे। मार्केट कैप लगभग 6300 करोड़ है, और 70% से ज़्यादा जो हिस्सा है वो प्रमोटर के पास ही है। लेकिन जिस तरह के मूव दिखाता है आज भी आप देखें तो लगभग 3% ऊपर है, और पिछले 1-1.5 महीने में लगभग 300 रुपीज़ का अप्रिसिएशन स्टॉक ने दिया है। इसी पर एक फंडामेंटल व्यू भी लेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राजेश अग्रवाल भी जुड़ेंगे AUM कैपिटल के। लेकिन उससे पहले एक बार वेरी क्विकली वमाक्षी के पास जाते हैं, और वो कुछ ट्रैक कर रही हैं ब्रोकरेज हाउसेज रिपोर्ट्स। जो आज ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स आई हैं, उन स्टॉक्स पर आज कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? वमाक्षी, मॉर्निंग, बताएं क्या क्या रिएक्शन आज आपने नोटिस किए हैं? वेल, गुड आफ्टरनून प्रियंका। पहले हम शुरुआत करते हैं ओबरॉय रियल्टी से। तो ये कंपनी रियल्टी सेक्टर को बिलोंग करता है, और दूसरी भी जो कंपनी फोकस में है वो भी रियल्टी कंपनी है। तो ओबरॉय रियल्टी से शुरू करते हैं। तो मॉर्गन स्टैनली ने ओबरॉय रियल्टी पर इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा। लक्ष्य को हालांकि उन्होंने घटाया है, 893 से 885 कर दिया गया है। पहले तिमाही के नतीजे आए थे कंपनी की, और मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक ये नतीजे अनुमान से काफ़ी मजबूत थे। उनके मुताबिक जो डिमांड है वो FY23 के लिए भी अच्छी नज़र आ रही है। वो एक्सपेक्ट कर
है कि आगे चलते हुए प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, कुछ लॉन्चेस है जिसमें डीले आ सकते हैं और मोनेटाइजेशन धीमा हो सकता है, और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने उबर और रियल्टी पर इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा। इसके अलावा फोकस करेगा प्रेस्टीज एस्टेट्स पर, तो मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय बरकरार रखी। लक्ष्य का 612 प्रति शेयर का पहले तिमाही का ऑपरेशनल अपडेट आया था कल, और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो पहले तिमाही का ऑपरेशनल अपडेट प्री सेल्स और नए लॉन्चेस में अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला। कंपनी रेजिडेंशियल और रेंटल पोर्टफोलियो में एक्सपैंड और मोनेटाइज कर रही है, और ये सारे फैक्टर्स के चलते प्रेस्टीज एस्टेट्स पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय बरकरार रखी, और हम देख ही सकते हैं स्टॉक में आज करीब 2% की तेजी नजर आ रही है। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया वमाक्षी, ये सारी रिपोर्ट्स और इनकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। थैंक्स वेरी मच। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और राजेश से एक बार समझ लेते हैं मेक मनी फिनकैम इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं। गुड आफ्टरनून राजेश, स्वागत है आपका। अभी हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट से। आई एम श्योर आपने उनके अग्रेसिव प्लान्स भी सुने होंगे, उनकी कन्विक्शन को भी सुना होगा। इनके अगर रिपोर्ट्स देखें, अभी इनफैक्ट जून मंथ में ही आप म्यूचुअल फंड्स ने कुछ एडिशंस भी किए हैं, और उसके बाद आपने देखा कि सर्ज भी आया है स्टॉक में। तो फंड हाउसेस का एक इंटरेस्ट, ये बड़ा रीजन, और दूसरा जिस तरह की अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही है कंपनी, अगर आप FY22 की बात करें तो इनका प्रॉफिट डबल हुआ है लगभग लास्ट ईयर से। सो क्या आपके रडार पे है ये फंडामेंटली साउंड काउंटर? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। गुड आफ्टरनून। हम लोग इस स्टॉक में बहुत बुलिश हैं। कई रीजंस है, जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। FY22 में तो डबल हुआ है, लेकिन सिर्फ आप Q4 को देखें तो बॉटम लाइन ट्रिपल हो गई, 99 करोड़ रुपया हो गई। रेवेन्यू में 93% का जंप था। रेवेन्यू ग्रोथ बहुत हेल्दी है, ऑपरेटिंग मार्जिन हाई है, और सबसे अच्छी बात है कि इनके जो प्रोडक्ट्स है उनके डिमांड बहुत हाई है। चौथी सबसे बड़ी कंपनी है जो कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन वगैरह बनाती है भारत में। इसके अलावा भी जो एक्सपैंड कर रहे हैं CPVC और ECH वगैरह में, वो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। CPVC जो है वो कई पाइप मैन्युफैक्चरर जैसे कि एस्ट्रल, फिनोलेक्स वगैरह है, उनके काम पे आता है। तो मुझे लगता है कि जो कि अभी तक ज्यादातर रॉ मटेरियल उनका इंपोर्ट होता था, ये एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की तरह भारत में इसका एक बहुत अच्छी डिमांड निकल कर आएगी। दूसरे कुछ दिन पहले की बात है, इन्होंने 18 मेगावाट के आसपास का एक हाइब्रिड पावर का भी करार किया है, जो 25 साल तक इनका एक्सक्लूसिव सप्लाई मिलेगी उससे, और जिससे इनके पावर के कॉस्ट भी कम हो जाएंगे। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि आने वाले 5 साल में वो 5000 करोड़ की टॉप लाइन देख रहे हैं। सोडा की कैपेसिटी जो 2,94,000 थी वो बढ़ा के 4 लाख टन्स की कर दी गई है 250 करोड़ के कैपेक्स के साथ। हमारी देश की जो डिपेंडेंस है वो टोटली इंपोर्ट्स पे थी, जो कि 95% के आसपास CPVC रेजिन जो कि पाइप मैन्युफैक्चरिंग में बनता है वो 95% इंपोर्ट होता था। और BA प्लांट चालू होने के बाद हमें लगता है कि वहां से जो इनको डिमांड मिलेगी, और चाइना प्लस का फैक्टर तो अपनी जगह है ही, ये सारी चीजें इस कंपनी के लिए पॉजिटिव हैं। बावजूद इसके कि इतनी अच्छी बढ़त लिस्टिंग के बाद दिखाया है, हमारा अनुमान है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये पोर्टफोलियो में रखने योग्य स्टॉक है। साल भर का हमारा अनुमान है कि 20 से 22% की बढ़त दिखा सकता है, बट लंबी अवधि में जैसे जैसे प्लांट ऑपरेशनल होते जाएंगे, इनके नंबर्स बेहतर होते जाएंगे। 22% आपने बताया ग्रोथ। तो अगर राजेश यहाँ से किसी को अगर इन्वेस्टमेंट का एक नजरिया लेना हो, एवरेज आप 3 साल में क्या लेवल्स देखते हैं स्टॉक पर? आप तो सुपर बुलिश हैं। आई लाइक द स्टेटमेंट ऑल्सो। देखिए, जैसे कि मैंने कहा ना कि इनके केपेक्स बहुत से चल रहे हैं। जैसे जैसे ऑपरेशनल होते जाएंगे उनके नए कैपेसिटीज, नंबर्स और बेहतर होते जाएंगे, डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाइना प्लस का फैक्टर अपनी जगह है ही, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होने के कारण से CPVC से हमारे अनुमान है कि मार्जिन बहुत बेहतर पड़ेंगे। 3 साल एक बहुत लंबा नजरिया है, हो सकता है कि 50-60% भी बढ़ता हुआ दिखे, लेकिन 12 से 18 महीने के एक कंजर्वेटिव टारगेट लेके चलूं तो 22 से 25% की बढ़त हमें बिल्कुल नजर आती है। बाकी जैसे जैसे नंबर आते जाएंगे हम लोग उसको रिव्यू करते रहेंगे। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। सारे की ट्रिगर्स ग्रोथ
आपके ड्राइवर्स एक बार फिर से व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि क्यों वो मेग मनी फिनकैम में इन्वेस्ट करें। तो चलिए, कॉर्पोरेट कनेक्शन में एक सॉर्ट आउट स्टॉक, उसके फंडामेंटल नजरिया आपको एनालिस्ट से मिला, मैनेजमेंट के डायरेक्टली आपके मैनेजमेंट की उनकी जुबानी में आपको पता चला कि किन ग्रोथ ट्रिगर्स पर वो बिलीव करते हैं कि उनकी 5,000 करोड़ तक की टर्नओवर हो जाएगी FY27 पे, अर्निंग ट्रिगर्स क्या है, कहाँ कंपनी न्यू लॉन्चेस कर रही है, वो सब कुछ हमने ट्राई किया आपके लिए कोलैबोरेट करके लाने के लिए।